ये ग्लेयर तो नहीं आ रहा थोड़ा? बढ़िया है, सही है। चलेगा, उतना चलेगा, दैट्स पहले भी जो आपके देखे यू वेरी गुड एट इट। बहुत अच्छी बातें। और इस राइट। हम चलिए शुरू किया जाए। नमस्कार। सोशल सुमित डिजिटल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। मैं एक कहानीकार हूं, एक फिल्मकार हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना, उनसे रूबरू होना। आज के एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे उदयन राठौर से। जी हाँ, ये एक एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। इनकी फिल्मों ने इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत नाम कमाया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये हैं हमारे उदयन, मेरे मित्र, मेरे भाई, जो कि फिल्मकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, अदाकार भी हैं, और भी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी। तो अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि और कितनी अतरंगी क्वालिटीज हैं इनकी पर्सनालिटी में। मैं और मेरे दर्शक, जितने भी लोग, तमाम लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये हाँ जी। जानना चाहेंगे कि ये जो सफर है उदयन राठौर का, हाँ ये जी। कैसे शुरू हुआ? क्या बचपन में ही आपको पता चल गया था कि मुझे फिल्मकार बनना है, या बाद में पता चला, या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया? ये कैसे हुआ? एक्चुअली जब मैं दिल्ली में था, अपना कॉलेज कर रहा था, तब से मेरे को थिएटर का बहुत शौक था। तो मैंने बैरी जॉन के साथ यहाँ पर थिएटर स्टार्ट किया और उनके साथ काफी प्लेस किए थे। सो उसमें मैंने स्टार्टिंग में जब मैं गया था एक्टिंग के लिए गया था, बट वहां जाकर जब मैं थिएटर स्टार्ट किया मैंने देखा प्रोडक्शन में भी बहुत स्कोप है और मुझे प्रोडक्शन और ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी। तो मैं उन्हें एज अ प्रोडक्शन पर्सन थिएटर्स में हेल्प करने लगा और वहां से मेरी दिलचस्पी बढ़ी थी। साइड बाय साइड दिल्ली में मैंने काफी मॉडलिंग की थी। 2001 या 2002 में मैं मिस्टर दिल्ली भी बना था और यहाँ पर मैंने अपना काफी मॉडलिंग किया करता था। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट, मॉडलिंग एज अ हॉबी साइड बाय साइड स्टार्ट की थी, बट वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से वो चस्का लग गया था इस लाइन का। बट मैं जब भी इंक्लाइंड था मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिविटी या डायरेक्शन और प्रोडक्शन में ही मेरा इंक्लीमेंट था। तो उस तरीके से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो काफी मैंने यहाँ पर काम किया, एड्स भी किए थे। उसके बाद जब लगा कि एक्चुअली जो स्कोप है वो मुंबई में ही है, तो मैं फिर मुंबई में शिफ्ट हो गया था 2004 में। और वहां जाकर मैंने अपनी शुरुआत जो थी इवेंट्स के साथ की थी और इवेंट्स काफी किए 2-3 साल। और उसके बाद मैंने जाकर टेलीविजन प्रोडक्शन में घुस गया था और उसके बाद क्रिएटिव फील्ड में घुस गया था और मैंने इस तरीके से अपने जॉब्स किए हैं। और टच वुड, भगवान की कृपा से जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं या स्टूडियोज हैं या चैनल्स हैं, काफी हद तक मैंने उन सबके साथ जॉब किया है। और बट एज अ हॉबी कहीं ना कहीं मैं एज अ डायरेक्शन करना चाहता था अपनी लाइफ में। सो एज अ हॉबी मैं पिछले 3-4 साल से फिल्में बना रहा हूँ जो मैं फेस्टिवल्स में लेकर जा रहा हूँ। घर में क्या माहौल था जब आपने घर में बताया कि आप मॉडलिंग करना चाहते हैं या आप थिएटर करना चाहते हैं? तो कैसा रिस्पॉन्स था? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। मतलब खासकर मेरे मॉम और डैड दोनों की तरफ से कभी तक उनने जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज के लिए टोका नहीं है। और जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया तो अच्छा था, बिकॉज दिल्ली में जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक्चुअली उस समय ज्यादा सोशल मीडिया था ही नहीं, अपने न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे। तो न्यूज़पेपर में मेरे जब आर्टिकल्स आया करते थे या फोटो आया करती थी, मम्मी बहुत खुश होती थी और आस पड़ोस वाले आकर बोलते थे कि आपके बेटे को यहाँ देखा वहां देखा। तो इट वॉज अ प्राउड मोमेंट। और वैसे तो घर वालों ने मुझे, मम्मी डैडी ने जिंदगी में जो भी करना, उनने अच्छी खासी मुझे एमबीए करा दिया, पूरा एमबीए की डिग्री आ गई है। बट अब जो करना है तुम आगे करो। सो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी when I was acting or doing modeling or whatever. And even when I was shifting to Bombay, जब मैं शिफ्ट कर रहा था, उन लोगों ने मुझे, मॉम डैड ने मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट किया है। कह सकते हैं कि आप बहुत लकी रहे कि आपको आपके घर वालों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया और सपोर्ट किया। एक छोटा सा हाँ जी। सवाल यहाँ पे बनता है, बिकॉज हाँ जी। इतनी जर्नी आपने देखी है जिंदगी की, हाँ पर्सनल जी। लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे। तो हाँ अभी जी। भी जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, हाँ जी। मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, बैंकिंग है,
हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा पेरेंट्स पुश करते हैं अपने बच्चों को और कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना देते हैं अपने बच्चों पर। हाँ जी, तो हाँ जी, आप वैसे अभिभावकों को, वैसे पेरेंट्स को, माता पिता को अपनी तरफ से अपनी सक्सेस का में भी एग्जाम्पल देते हुए या अपनी हाँ जिंदगी जी, के उस आयाम को सामने रखते हुए क्या हाँ जी। कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए उनके फ्यूचर के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सोच है कि बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग करना चाहिए, बहुत अच्छा सोच है माँ बाप का और अच्छे जॉब्स हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये बहुत ही बड़ी है और इसमें बहुत स्कोप है। और हजारों लाखों लोग, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग जानते हैं वो बस जो कलाकार होते हैं, डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हीं लोगों को जानते हैं। बट उसके अलावा आपको बता रहा हूँ ये जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हमारी इंडस्ट्री है ये इतनी बड़ी है, लाखों लोगों को का घर चलाती है ये और बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। जितना कुछ कभी सुनते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, छोटी सी बात है, हर एक जगह होता है। ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है और कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो मैं सबको बोलूंगा अपने बच्चों को जाने दीजिए, इसमें बहुत स्कोप है और बढ़ता रहेगा। और जब से सोशल मीडिया और ये सब आया है, जॉब वैकेंसीज और ये सब बहुत हो गई है। अपने को नॉर्मल जो लोग होते हैं उन्हें बस 4 या 5 जॉब पता होती है, डायरेक्शन हो गया, एक्टिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गए। बस उसके अलावा आपका कैमरा डिपार्टमेंट होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, आपका एडिटिंग होती है, क्रिएटिव होते हैं, आर्ट डायरेक्टर होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। ये सब के सब जॉब बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। मतलब अगर आप देखें, अगर एक प्रोजेक्ट बनता है कोई भी तो 100 से 150 जनों की टीम से बनता है। छोटे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं 400 या 500 जनों का क्रू होता है। तो उन लोगों की इतनी वैकेंसीज होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड फील्ड and people should definitely come in media and entertainment and I'm very happy after being a part of it. अब सारे लोग कहीं ना कहीं घरों में हैं तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो मोबाइल फोन्स पे जाते हैं या इंटरनेट पे जाते हैं या कंटेंट देखने पे जाते हैं। और आई थिंक शायद यही वजह है, आप थोड़ा इसको बेहतर बता पाएंगे, यही वजह है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल मीडिया है, उस पर बहुत ज्यादा कंटेंट और अच्छा कंटेंट आ रहा है। आज की डेट में ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इन सब से आपको अपनी क्रिएटिविटी लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। So that's the reason it's a very good move which has happened to the entertainment industry across the world. कांस जैसे फिल्म फेस्टिवल में जब आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग होती है, उसे लोग देखते हैं, उसे लोग पसंद करते हैं, तो वो आपको वो कैसी फीलिंग थी, आपको कैसा लगा? So actually मैं जो कुछ भी करना चाहता था, बिकॉज मैं अपनी जमीन, अपने देश से बहुत क्लोज हूँ और मैं चाहता था अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है वो शायद ही वर्ल्ड में कहीं है। तो मैं अपना जो कल्चर है किसी ना किसी तरीके से, अपनी जो कल्चर है या अपने जो थॉट प्रोसेस है, अपन लोगों का ट्रेडिशन है, वो मैं अपने फिल्म के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जो भी फिल्में बनाई है, अभी तक 2-3 बनाई है और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में लेकर गया हूँ, कहीं ना कहीं उनमें कोई एक ऐसा मैसेज है जो अपने कल्चर को डिपिक्ट करता है। बट कहीं ना कहीं टू अट्रैक्ट ऑडियंस, उनमें थोड़ा सा अपने को सब्जेक्ट को दिलचस्प बनाने के लिए थ्रिल डालना पड़ता है या कॉमेडी डालनी पड़ती है या थोड़ा नॉटी होना पड़ता है, सो दैट बट एंड ऑफ द डे मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए उनमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है। ब्यूटीफुल। और जो मैं पहला प्रोजेक्ट लेकर गया था कांस में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, मैं लेकर गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक छोटा सा इंसान, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर लेकर गया। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं पूरी दुनिया से, बट वहां जाकर ऐसा लगा जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया और मेरी मूवी को रिकग्नाइज किया और मुझे किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आई रियली फेल्ट कंफर्टेबल आउट देयर। उस फिल्म के बारे में थोड़ा बताएंगे, वो किस सब्जेक्ट पे थी, क्या थी? मेरा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था और उसमें मैंने हिप्नोटिज्म के ऊपर, जो पहला प्रोजेक्ट था वो हिप्नोटिज्म के ऊपर बनाया था। आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिल्मों के, जैसा मैंने गौर किया है, वो सब्जेक्ट्स बहुत ही संजीदा होते हैं। हालांकि उसको कमर्शियली आप बाइबल बनाने के लिए उसमें स्पाइसेस डालते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत ही संजीदा होता है, वो बहुत सोचा समझा हुआ होता है। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर आप चुनते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मुझे काम करना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मुझे फिल्म करनी है,
ये थॉट प्रोसेस कैसे आता है? एक्चुअली व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक के सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास सब्जेक्ट अच्छा है तो वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। सो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज थिंक ऑफ अ सब्जेक्ट विच इज लिटिल अनयूजुअल और ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया हो। मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेने की कोशिश करता हूँ। And also the reason, because I told you, I make movies as a hobby. So I mean, like generally the principle I follow is that every 2 years, me and my wife save monies from our job to make a movie. So for that, we have certain restrictions of making a movie. So उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट ऐसा चूज करते हैं कि चाहे प्रोडक्शन वैल्यू उतना बड़ा भी नहीं हो, बट सब्जेक्ट ऐसा हो कि रिकग्नाइज हो जाए। आपकी लेटेस्ट फिल्म के बारे में बात करते हैं, जिसका अभी अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है, RIP Till We Meet Again, करेक्ट? हाँ जी। ये बहुत ही एक इमोशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें एक बेटे और माँ के इमोशनल सेंटिमेंटल कनेक्ट की बात की गई है, और ये भी बात की गई है कि एक कल्ट है कि शायद जो लोग हमें इस फिजिकल दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं वो शायद किसी दूसरी दुनिया में हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 लेवल पे मैं पूछना जानना चाहूंगा आपसे। एक माँ और बेटे के रिलेशनशिप को लेके जब आपने ये सब्जेक्ट सोचा तो वो फीलिंग कैसी थी, पहला सवाल है मेरा। और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि जब इसको आपने प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करने का सोचा, अंजाम देने का सोचा, तो उसमें एज अ फिल्म मेकर, नॉट एज अ सन, वो फीलिंग कैसी थी, ये प्लीज बताइए जरा। कुछ सालों पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, और जब वो इस दुनिया में नहीं थी, मेरे को आई कुडंट एक्सेप्ट किया वो इस दुनिया में नहीं है और मैं उनसे जिंदगी में कभी और नहीं मिलूंगा। होता क्या है, मेरे ख्याल से जो माँ और बेटे का, जो माँ का रिश्ता होता है अपने बच्चों के प्रति, उससे ज्यादा प्योर रिश्ता और कोई नहीं है इस दुनिया में। हर एक रिश्ता किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, बट माँ का जो रिश्ता होता है वो सबसे प्योर होता है। और मैंने सोचा ये रिश्ता इतनी जल्दी से टूट नहीं सकता है। और मैंने सोचा मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना इंसान जिसने मेरे को जन्म दिया, मेरी परवरिश की, कभी मुझे मिलेगी नहीं। तो इस वजह से इस विषय पे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, और फिर मैं मिला काफी लोगों से जो साइकिक हीलर्स हैं और पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं, उन लोगों से मिला और मुझे उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। तब मेरे दिमाग में आया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ मिलके, मैं उसको फिल्म करूं। और मेरा मानना है, मानना ही नहीं, मैं आज तक मतलब दुनिया में प्रूव नहीं हो पाया है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग अपने पास होते हैं या अपने प्यारे होते हैं, ये अपना जो रिश्ता है 50, 60, 70, 80 साल का, इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि बस वो इसी दुनिया में अपने साथ है। ये लोग हमसे हमेशा जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे हजारों साल तक, ऐसा नहीं। और ये हम लोग जो इंसान होते हैं, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, ये जितनी सोच है हमारी, वो उस लेवल तक है ही नहीं कि हम उन सब चीजों को समझ सके। बट दिल से अगर आप सोचेंगे, जो लोग आपके साथ इस दुनिया में हैं, एक टाइम बाद नहीं रहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं फिर से मिलेंगे और आप लोग हमेशा साथ रहोगे, ये मेरा सोचना है। और इसी थॉट प्रोसेस के पीछे मैंने, इसी थॉट प्रोसेस को लेकर मैंने ये जो अपना प्रोजेक्ट है, रेस्ट इन पीस टिल वी मीट अगेन, RIP टिल वी मीट अगेन, बनाया है। तो जब मैं उन लोगों से मिला था और उन लोगों के साथ मिलने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि इसको दुनिया के सामने रखना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एक थोड़ा सा जो सिनेमा लिबर्टी लेते हैं वो लिया, छोटा सा इसके ऊपर स्टोरी बनाई, रियल स्टोरी है जो भी, वो बनाई। और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको मैंने फिर से वापस से शूट किया। तो मैं उन्हीं लोगों से जाकर वापस से मिला और उनके साथ शूट किया मैंने। और ये जो शूट किया मैंने, बहुत ही इसको रियल रखना चाहता था। तो इस पूरी जो शूट किया है, इसमें मैं और मेरे DOP है कार्तिक काटकर, हम 2 ही थे पूरे शूट में। ना तो इसमें कोई असिस्टेंट डायरेक्टर था हमारे साथ, ना कोई अटेंडेंट्स थे, ना साउंड रिकॉर्डिस्ट था, ना कोई हम दोनों के अलावा तीसरा जना था इस शूट में। तो हम दोनों ने ही जाकर पूरा शूट किया, और जिन जिन लोगों का इंटरव्यू लिया, बस उन लोगों का इंटरव्यू लिया। उसके अलावा हमने इसको बहुत ही नेचुरली शूट किया है, यहाँ तक कि हमने कोई भी शूटिंग लाइट्स भी यूज नहीं की है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल लाइट होती हैं, जो कि कमरे की लाइट हो गई या ट्यूब लाइट हो गई, उन्हीं के साथ शूट किया है। तो इस तरीके से 2 जनों ने मिलकर एक तरीके से पूरी फिल्म बनाई है और काफी अच्छी निकल कर आई है।
और इसका जो एक्सपीरियंस है और जो टोटल ये पूरी फिल्म है, ये एक्चुअली दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। अभी तो मैं फेस्टिवल्स में भेज रहा हूँ, तो कहीं ज्यादा लोगों ने देखी नहीं है, बट जो ट्रेलर आया है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट है और इसके बाद जो फील गुड फैक्टर आपको फील होएगा इस मूवी को देखकर, एक मतलब आप कह सकते हैं इस मूवी को देखकर जो भी इस मूवी को देखेगा एंड में खुश रहेगा बहुत ही। पहले इस फिल्म का ट्रेलर देख लेते हैं और फिर वापस हाँ आते हैं आपसे और बातें करते हैं। No matter how old you get, you always miss your parents, need your parents the way you did when you were a child. Actually, I lost my mom some time back, and I can't cope up with the fact that she's no longer there. I never knew what the words I miss you were till I reached for your hand and it wasn't there. Take your chance. Give that one last effort to meet your mother's soul. You must take the chance again. And how will I recognize my mom? You don't have to recognize her. She will make her presence feel around you. She will recognize you. I've read in your profile you can make people meet departed soul. Will you help me meet her today? Yes, definitely. Are you ready to connect with your mom? Yes. Help me connect with my mom. Can you help me meet my mom? Mom! I want to meet my mom! बहुत ही अजीब सी स्थिति है। मेंटली लोग बहुत परेशान हैं, जिंदगी से थक रहे हैं, कहीं ना कहीं हार रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। तो एज अ थिंकर, एज अ फिल्म मेकर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ढाढ़स बंधाएं और थोड़ा उन्हें ये समझाएं कि जिंदगी जो है वो हिम्मत हारने का शायद नाम नहीं है और हमें मुकाबला करना पड़ेगा इस पेंडेमिक का, और शायद हमें पॉजिटिव होके ही इसका सामना करना पड़ेगा। तो मैं उदयन आपसे जानना चाहूंगा कि हम इन परिस्थितियों में भी खुद को कैसे संभालें और साहस कैसे बनाए रखें। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो सिचुएशन है हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का काफी खराब है, बट हम सबको एक होकर इस सिचुएशन से निकलना है और जीतना है। एक तरीके से ये जो जंग चल रही है इसमें हम लोगों को जीतना है। और अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो जितने भी हिंदुस्तान का अगर आप इतिहास देखें, हिंदुस्तानी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव लोग होते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग माइंडेड। जी बिल्कुल। ओवरऑल अगर आप देखा जाए, अगर हम सब प्रिकॉशन लें और खासकर जो गवर्नमेंट बोलती है, हमारी गवर्नमेंट जो बोल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या हमारे ईच एंड एवरी रीजन के चीफ मिनिस्टर्स हो गए या जो भी अथॉरिटीज हमें बोलती हैं, अगर सच बताऊं, अगर हम लोग उस गाइडेंस का अगर अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो कोरोना बहुत जल्दी मिट जाएगा। अब कहीं ना कहीं हम लोग में भी कहीं ना कहीं थोड़ी खामियां हैं कि हम उस बात को समझ नहीं पाते और उनकी गाइडेंस ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। क्या ये जरूरी है कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए या उस टैलेंट को लोगों के सामने लाने के लिए मुंबई का ही रुख करना पड़े, या ये संभव है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की स्थिति में, कि हम जिस भी शहर में हैं, चाहे वो दिल्ली है, कानपुर है, कलकत्ता हो सकता है, जयपुर हो सकता है, आगरा हो सकता है, कहीं भी हम हैं, जहां भी हम हैं, वहीं रह के ही अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला सके? ये पॉसिबल है क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल के टाइम में जब सोशल मीडिया से इतना ज्यादा लोगों को एज एन अपने टैलेंट को एक्सप्लॉइट करने का, दुनिया के सामने रखने का मौका मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक ही सिटी में जाकर अपना टैलेंट दिखाना है।
आप कहीं पर भी किसी भी सिटी में हो, अगर आपके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है या कुछ भी है, चाहे आप राइटर हो या आप एक्टर हो या सिंगर हो या आप कुछ भी करते हो, आप अपना टैलेंट अपनी सिटी में रहकर भी दिखा सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं, आपको अप्रिशिएशन जरूर मिलेगा। तो हमारे यंग दर्शकों के लिए, युवाओं के लिए जो कि फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किस तरह से, कहाँ से उनको शुरुआत करनी चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए? मैं जो अपने प्रोजेक्ट करता हूँ उसकी शुरुआत दिल से करता हूँ और दिल से ही खत्म करता हूँ। तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहूंगा, आप जो भी करना चाहें, आप ये मत देखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं या जो बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, टीवी सीरियल आते हैं, उसमें क्या रहा उसी हिसाब से। आपको जो अच्छा लगे, आपके मन को जो भाए, आप वो कीजिए। आपको मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एज अ हॉबी फिल्म्स बनाता हूँ, मेरा एक रेगुलर जॉब है। तो कल को अगर मैं ये सोचकर करूं कि मेरे जहाँ जॉब करता हूँ वहां लोग कैसे सोचेंगे मेरे बारे में, कि उन लोगों का मतलब कि ये आदमी अब डायरेक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, क्या है, तो कभी आदमी इंसान कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है, आपके दिल से जो पहला एक कॉल आता है कि मुझे ये करना चाहिए, आप वो कीजिए, और सच्ची बता रहा हूँ आप उसमें पक्का प्रोग्रेस करेंगे। तो फिल्मों के अलावा वो और कौन सी चीजें हैं जो आपके शौक हैं, जो उदयन को पसंद है, वो क्या चीजें? मेरे को जो एक शौक है वो गाने का शौक है, बट वो एक ऐसा शौक है कि अगर मैंने घर में गा दिया, घर वाले घर छोड़कर चले जाएंगे, आपको सुना दिया, तो आप शायद ये इंटरव्यू अभी बंद कर दोगे। तो एक गाने का शौक है जो कि मेरे लिए शौक है, बट दूसरों के लिए वो एक तरीके से टॉर्चर है। उसके अलावा मुझे ड्राइविंग का बहुत अच्छा शौक है, मुझे पहाड़ों का बहुत शौक है। एक्चुअली मेरी मॉम को भी पहाड़ों का बहुत शौक था और मुझे भी है। तो मैंने जितनी भी अभी तक फिल्म्स बनाई है वो सबकी सब ज्यादातर जाकर पहाड़ों पे शूट की है। और अपने जो पहाड़ है, अपना जो कल्चर है हिंदुस्तान में, मान लीजिए उत्तराखंड मान लीजिए, यहाँ की जो ब्यूटी है वो दुनिया के दूसरे जो देशों में ब्यूटी है उससे अच्छी है, बट एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो मेरा एक तो पहाड़ों का शौक है, उसके अलावा ड्राइविंग का शौक है और गाने का शौक है। गाना हम सुन नहीं सकते, ड्राइविंग पे फिलहाल हम जा नहीं सकते साथ, पहाड़ों पे हम जरूर चलेंगे किसी दिन। पक्का चलिएगा पूरी टीम के साथ, और कुछ वहां प्रोजेक्ट भी किया जाएगा। ये हाँ जी पक्का, ये प्लान है। मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। हर एक सफल इंसान के पीछे हाँ जी, खासम खास उसके साथी का हाथ होता है। तो हाँ जी, थोड़ा हमें बताइए कि आपकी धर्मपत्नी, जैसा कि आपने भी बताया था कि आप लोग दोनों धन संचय करते हैं, पैसे सेव करते हैं और एक प्रोजेक्ट में लगाते हैं। तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट हर, बिकॉज उनके बिना फिर ये कहानी, ये इंटरव्यू थोड़ा अधूरा रह जाएगा कि किस तरह से वो आपको सपोर्ट करती हैं, किस तरह से आप लोग मिलके एक प्रोजेक्ट को खूबसूरती से अंजाम देते हैं, उनका कितना योगदान है उदयन राठौर की जिंदगी में एज अ फिल्म मेकर। मेरे ख्याल से उनसे बड़ा मेरी जिंदगी में और किसी का योगदान है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी मम्मी ने, मेरे डैडी ने मेरे को हमेशा इनकरेज किया था कि जिंदगी में जो चाहो वही करो। उसी तरीके से दिव्या भी मुझे इनकरेज करती है जिंदगी में कि जो चाहे वो करो, और वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। तो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए, एक्चुअली शी कम्स फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड। वो पहले आरजे थी और काफी क्रिएटिव भी रह चुकी हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया है। तो हर एक मेरे फिल्म में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है एज अ क्रिएटिव पर्सन। And since she helps me with funding, so she is always a joint producer with me. So इस तरीके से उनका बहुत योगदान है, बहुत पॉजिटिव है। और जहाँ कहीं भी मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ या डर जाता हूँ, वो हमेशा मेरे को एक पॉजिटिव दिशा दिखाती हैं और मेरे साथ खड़ी रहती हैं। So I must say I'm very lucky to have her in my life. जाते जाते दो शब्द उदयन की तरफ से हमारे दर्शकों को, जो भी कुछ आप कहना चाहें। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी दिल से करना चाहते हैं जिंदगी में, वो बिना किसी झिझक या ये सोचे कि कोई दूसरा देखेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या समझेगा, आस पड़ोस वाले क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, वो मत कीजिए। आप जो करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी है। अगर आपके फैमिली का सपोर्ट है और सबका सपोर्ट है तो आप आगे जाकर वो चीज को करिए और जिंदगी में ग्रो कीजिए। और कभी भी दिल से हर एक चीज कीजिए और फेथफुल रहिए, हर एक चीज में अपना पूरा 100% दीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। करेक्ट। हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस, देयर इज नो अदर की टू सक्सेस। ग्रेट वर्ड्स, बहुत अच्छी बातें। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। उदयन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत मजा आया आपसे बातें करके और बहुत जल्दी मुलाकात।
थैंक्स अलॉट सुमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और चाहूंगा जल्द से जल्द आपके दर्शन हो और मिलूं आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे उदयन राठौर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये साक्षात्कार पसंद आया होगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।